फ्रेंड्स, आज ये मेरा पहला एक प्रोफेशनल वीडियो है जो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो क्लास 12 अभी पहुँचे हैं और हिंदी मीडियम पे हैं। ओके, सो मेरा उद्देश्य ये है कि जो मैं लेक्चर अभी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो लेक्चर जहाँ तक हो सके उन बच्चों के पास जिनके पास अभी फैसिलिटी नहीं है, इन बिटवीन कब जब ये लॉकडाउन चल रहा है, तो इस दौरान जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है वो ये लेक्चर देख करके अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और मैं धीरे धीरे पहले तो सब्जेक्टिव जाऊंगा, पहले थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा आपको गेन कराऊंगा, थ्योरेटिकल नॉलेज से होते हुए फिर मैं न्यूमेरिकल के पार्ट में जाऊंगा, ठीक है। और छोटे लेवल से लेकर के आईआईटीज और नीट तक के लेवल अपन अचीव करेंगे। ओके, सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिकॉज ये मेरा प्रोफेशनली फर्स्ट वीडियो है, कि आप सब इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का घंटा बजाना ना भूलें, ठीक है। तो आपसे इतना रिक्वेस्ट है दोस्तों, और अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर से आप ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आज का हमारा जो पहला चैप्टर है 12th फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत। लेकिन उससे पहले जानना यह जरूरी है कि ये स्थिर विद्युत होता क्या है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद्युत से। अगर मैं कहता हूं विद्युत, दिमाग में क्या ब्लिंक करता है, तुरंत क्या आता है विद्युत बोलने से? आप लोग बोलोगे विद्युत मतलब आवेश, विद्युत का मतलब आवेश, ठीक है। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं विद्युत मतलब आपने कहा आवेश, ठीक है। इसी को और हम क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा का रूप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऊर्जा का रूप। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं कि विद्युत को हम लोग दो तरीके से और भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये विद्युत दो प्रकार का होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत, ठीक है। पहला जो है वो क्या है, स्थिर विद्युत। और इसका दूसरा भाग है धारा विद्युत। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्थिर विद्युत। चलो फिर से आते हैं। स्थिर विद्युत का अगर हम हिंदी में बोले संधि विच्छेद करना, हिंदी में बोले तो स्थिर विद्युत को हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो ये दो प्रकार से टूटेगा। एक हो गया स्थिर धन विद्युत, कोई दिक्कत किसी को होना भी नहीं चाहिए, स्थिर धन विद्युत। अब देखिए ये जो स्थिर है, स्थिर का मैं हिंदी में और इसके पर्यायवाची पे जाऊं तो इसे हम क्या कहते हैं, विराम। क्या बोलते हैं? विराम। और विद्युत मतलब विद्युत, ठीक है। विद्युत के अंदर फिर से आता हूं मैं, तो विद्युत के अंदर हम लोग इसको बोल सकते हैं विराम। और विद्युत किससे मिलकर बना था, मैंने कहा आवेश। किससे मिलकर बना था? आवेश, ठीक है। और ये आवेश क्या है? ये आवेश क्या, एक्चुअली में ये आवेश है इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? जिसके कारण विद्युत बनता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। हम आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे के अध्यायों में तो इस चीज को मैं डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। सो विराम प्लस आवेश, अर्थात इन दोनों शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है स्थिर आवेश। क्या समझ आया आपको? स्थिर आवेश अर्थात स्थिर विद्युत के अंदर हम लोग ऐसे आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे जो सदैव किसमें रहेगा, विराम अवस्था में। किसमें रहेगा? विराम अवस्था में। अब कैसे विराम अवस्था, लेट्स सी, दिखाता हूं मैं आपको क्या है। क्योंकि हम भौतिकी पढ़ रहे हैं बेटा, तो मैं भौतिकी को आपके भौतिक जीवन से रिलेट करूंगा। किससे रिलेट करूंगा? आपके तमाम भौतिक जीवन में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनसे मैं आपको उदाहरण देकर के इस अध्याय को समझाऊंगा। सी, आपने देखा स्थिर विद्युत, ठीक है, दैट इज स्थिर आवेश, अर्थात ऐसे आवेशों का अध्ययन जो हमेशा किसमें रहते हैं, विराम अवस्था में। किसमें रहेंगे? विराम अवस्था में। लेट्स सी, अगर मैंने क्या बनाया, एक तालाब बनाया, मैं कह रहा हूं तालाब, और इस तालाब के अंदर है जल, ठीक है। और इस जल को मैं आवेश से प्रदर्शित करना चाहता हूं और तालाब को स्थिर विद्युत से, स्थिर और ये विद्युत। इज इट क्लियर? सी, अब ध्यान देना, तालाब का पानी क्या बहता है? आप और मैं सब जानते हैं तालाब का पानी कभी बहता नहीं अगर वो बाउंड्री को हम तोड़े नहीं हैं या वहां से कोई छोटी सी नाली या नाला नहीं निकाले। तो तालाब के पानी में गति होता है। किस टाइप की गति की बात कर रहा हूं? मोशन एक वर्ड होता है इंग्लिश में, हिलना, ठीक है। क्योंकि तालाब का पानी तालाब की इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलता,
किसी एक्सटर्नल फोर्स, जब आप कोई बाह्य कारक ना लगाएं, ये तालाब का पानी बाहर नहीं निकलेगा। ये क्या करेगा, हवा से क्या करेगा, यहां से मूव करते हुए यहां तक आएगा, यहां से मूव करते यहां तक। जैसे सपोज मान लो ये पूरा क्लासरूम है और मैं यहां से चल करके वहां तक जाऊं या वहां से चल करके यहां तक जाऊं, ये चलना इस रूम के अंदर, इस स्थिर विद्युत आवरण के अंदर, अगर मैं स्थिर आवेश के बारे में बता रहा हूं, मैंने कहा कि तालाब को आप स्थिर विद्युत समझिए और जल को क्या समझिए, आवेश। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार तालाब का पानी जिगजैग मोशन करते हुए, उथल पुथल करते हुए हवा के कारण एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री तक मूव करता है, ये उसका मूवमेंट है, ये क्या है उसका मूवमेंट, ठीक है। उसमें एक्चुअल में बहाव नहीं हो रहा है, गति बोल सकता हूं पर मैं उसको क्या नहीं बोलूंगा, बहाव कदापि नहीं बोलूंगा। इज इट क्लियर? सो जिस प्रकार तालाब का पानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करता है, लेकिन तालाब के अंदर ही मूव करता है, तालाब का पानी मूव करता है बट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक तालाब के अंदर ही मूव करता है, उसी प्रकार अगर स्थिर विद्युत के अंदर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, जाना और फ्लो में जाना दोनों में डिफरेंस है, इसी तरीके से उसको हम स्थिर विद्युत क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स और मैथ्स सपोज पे चलता है, लेट अस कंसीडर, माना की पे हम क्या करते हैं, सवाल को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। सो तालाब और आवेश ये दोनों चीजें आपको समझ आई। अब बारी आती है धारा विद्युत, ठीक है। व्हाट इज धारा विद्युत, ये धारा विद्युत आखिर है क्या, तो चलो देखते हैं। धारा जो बहता है, धारा मतलब क्या होता है, धारा कहां रहती है, जल धाराएं, हम ये वर्ड यूज करते हैं जल धाराएं, मतलब जिसमें बहना हो, जिसमें क्या हो, बहना हो। विद्युत मतलब आवेश, ठीक है। अर्थात इसको मैं बोल सकता हूं ये स्थिर आवेश था और ये गतिमान आवेश। अर्थात अगर मैं धारा विद्युत पे जाऊं तो ये गतिमान आवेशों का अध्ययन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गतिमान आवेश का अध्ययन। इज इट क्लियर? धारा विद्युत मतलब ऐसे आवेश जो हमेशा किस में रहेंगे, गत्यावस्था में रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारा विद्युत। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल भौतिक जीवन से मैं देना चाहता हूं आपको, ठीक है। एक तालाब बना हुआ है, सॉरी ये एक नदी है, इसको मैं बोल रहा हूं नदी, क्या बोला मैंने, नदी। इसके अंदर जो जल है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, आवेश। जल को क्या बोला मैंने, आवेश, और नदी को बोल रहा हूं मैं धारा विद्युत, ठीक है। अब बताओ, जब से पृथ्वी स्टार्ट हुआ है, पृथ्वी के चालू होने से लेकर जब तक पृथ्वी खत्म होगा तब तक ये जल धाराएं बहती रहती हैं, ठीक है। अगर ऊपर का पानी सूख भी गया किसी नदी का, फाइनली वो समुद्र में जाकर के मिलता है। जब वो समुद्र में जाता है तो कैसे जाएगा, बहते हुए जाता है। ऊपर का पानी सूख भी सकता है, लेकिन अंडर वाटर, जमीन के अंदर का पानी सदैव क्या रहता है, गति अवस्था में रहता है बेटा, तभी तो हमको पानी साफ मिलता है जल नीचे का। नहीं तो फिर अगर रुक जाएगा तो कीचड़, क्योंकि जहां पर पानी रुकता है वहां पर आपको क्या मिलेगा, कीचड़। सी बात यहीं पर समझ आया कि स्थिर विद्युत के अंदर आवेश सदैव किस में रहेंगे, विराम अवस्था में रहेंगे। विराम मतलब ये कि अगर उस आवेश को मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा करके ले जा रहा हूं बाई एक्सटर्नल सोर्स, तो मैं उसको उसका गति नहीं बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा, उसका मूवमेंट बोलूंगा, ठीक है। अगर मैं अपने प्लेस पर खड़ा रहे, ये मैं स्टैंड हूं लेकिन ये मेरा जो है ये मेरा मूवमेंट है, अगर मैं इस तरीके से मोशन कर रहा हूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा, मूवमेंट। लेकिन अगर मैं चलने लगा या दौड़ने लगा तो ये मेरा बहाव या गति कहलाएगा। इज इट क्लियर? सी तो इस तरीके से तालाब के उदाहरण को हम स्थिर विद्युत से समझ सकते हैं और नदी के उदाहरण को हम धारा विद्युत से समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्या स्थिर विद्युत है, क्या धारा विद्युत है। अभी हम फोकस करेंगे स्थिर विद्युत पर और कुछ दिन बाद हम चले जाएंगे धारा विद्युत पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपकी दोनों कंसेप्ट अगर क्लियर हुए हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बताइएगा कि ये क्वेश्चन धारा विद्युत के अंतर्गत आएगा कि स्थिर विद्युत के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है मेरा, अगर ये एक चालक है ए और ये एक चालक है बी, चालक ए और चालक बी दोनों चालक हैं, ठीक है। इसमें टोटल 6 धनावेश है। कितने धनावेश है? 6 धनावेश है, ठीक है। ये चलो इसको हम ले लेते हैं ऋणावेश, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मैं कंपेयर करता हूं, इसकी तुलना मैं करता हूं 2 टंकियों से। मान लो 2 टंकी हैं, टंकी ए और टंकी बी। ये पानी से लबालब भरा हुआ है। याद रखिएगा दोनों का शेप और साइज, दोनों की आकार आकृतियां और प्रकृति, आकार आकृति और प्रकृति की बात कर रहा हूं, ये आपस में क्या है, समान है, जैसा कि चालक आपस में समान है, ठीक है। लेकिन ये चार्ज है, इसमें आवेश है, इसमें आवेश, इसमें पानी है, इसमें आवेश नहीं है, इसमें पानी नहीं है। अब मैं बोलता हूं, मान लो ये सीता के घर का टंकी और ये गीता के घर का टंकी,
ओके सी, अब मैंने कहा कि बेटा सीता, तू गीता के घर में टंकी में पानी नहीं है, एक काम कर, तू एक पाइप लगा करके क्या कर दे, पानी वहां तक पहुंचा दे। चलो गीता ने बात मानी मेरी, दीपक सर बोल रहे हैं ओके, चलो गीता ने क्या किया, पानी जाने दिया, होल करके पाइप लगा दिया, अब ये पानी इसमें बह रहा है। इसी प्रकार अगर मैं एक चालक तार लेता हूं और मैंने क्या किया, इन दोनों को इस तरीके से क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया, एक चालक तार के थ्रू मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो अब बताइए कि क्या होगा। हाँ आप ये बोलेंगे सर अब क्या होगा, इसका जिस प्रकार दोनों का पानी इसमें बहा और एक समय के बाद दोनों के का लेवल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो पानी का बहना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें से 3 आवेश निकल करके इसमें आ गए, इसमें भी 3 आवेश, इसमें भी 3 आवेश। इज इट क्लियर? तो जनरली कई लोगों से कभी जब मैं अपने लेक्चर्स लिया करता था तो मैं ये पूछा करता था कि ये किस में आएगा, स्थिर विद्युत का है कि धारा विद्युत का है। बहुत से लोगों का आंसर ये होता था कि सर ये धारा विद्युत का है। इज इट क्लियर? तो धारा विद्युत का कैसे हुआ यार, अभी मैंने आपको क्या कहा, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत में यही अंतर है कि धारा विद्युत में आवेश सदैव क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। इस निकाय में, इस संपूर्ण निकाय को ध्यान दीजिएगा, इस पहले इस टंकी की बात करें, जब पानी यहां से यहां तक फ्लो होगा, एक समय के थोड़े समय के लिए तो फ्लो होगा, थोड़े समय के लिए पानी बहेगा, उसके बाद बहना बंद। कब? जब दोनों टंकियों का लेवल इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार जब इस चालक से आवेश इस चालक में जाएगा, जब दोनों में आवेशों का वितरण बराबर हो जाएगा, उसके पश्चात दोनों में क्या नहीं होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा। अर्थात थोड़े समय के लिए ये निकाय हमको ये बताता है कि ये किसमें है, धारा विद्युत में है। परंतु अगर अधिक समय अंतराल की बात करूं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है, छोटे समय के लिए मुझे लगेगा कि ये प्रश्न किसका है, धारा विद्युत का। लेकिन मैं अगर अधिक समय अंतराल की बात करूं तो ये पुनः किस में आ जाएगा, स्थिर विद्युत में। आया सबको समझ? ठीक है, इसको पॉज करके आप छाप लेना बेटा, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, अब एक और क्वेश्चन, फिजिक्स का बेस्ट आंसर ये होगा इसमें ना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपके पास एक सिस्का एलईडी है, इरफान खान को तो सब लोग जानते ही होंगे यार, ठीक है, क्या भैया, ओके सी, ये आपका क्या है, एक सिस्का एलईडी है, एक बल्ब है, जिसके साथ मैंने क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, स्विच ऑन है, इसका विभव V है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रहा है। सुनिएगा मेरी बात, एक सिस्का एलईडी है, बल्ब है, आजकल तो एलईडी चल रहा मार्केट में, ओके यार सी, ध्यान दीजिएगा, ये बल्ब ग्लो कर रहा है। इरफान खान जी हमारे बताते थे, जॉब तो रहे नहीं, ओके, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। अब आप ये बताओ, अगर इसमें धारा भी प्रवाहित हो रहा है, लाइट भी ब्लिंक कर रहा है, लाइट अगर जल रहा है, तो ये स्थिर विद्युत में आएगा कि धारा विद्युत में आएगा? इसका भी आंसर, कई लोग ये सोचेंगे कि सर अभी तो धारा बहता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या आएगा, ये धारा विद्युत के अंतर्गत आएगा। मैं बोलता हूं ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, सुन लो यार, कोई भी साइंटिस्ट आज तक ऐसी बैटरी या ऐसे सेल का निर्माण नहीं कर पाया जो कभी डिस्चार्ज ना हो। अगर आप चार्जेबल बैटरी की भी बात करो तो भी से क्या होगा, वो कुछ समय तक आवेश जब तक है तब तक वो धारा प्रवाहित करेगा, उसके पश्चात पुनः वो बंद हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें जब धारा प्रवाहित हो रहा है, जब तक इसमें आवेश है, इस बैटरी में आवेश या इस सेल में जब तक आवेश है तब तक ये लाइट जलेगा, जैसा ही आवेश खत्म, लाइट का जलना भी बंद हो जाएगा। याद रखिए सीएसईबी भी अपने को क्या करता है, गर्मी के दिनों में लाइट गोल तो होता ही है, अभी तो स्टार्ट हो गया, कभी कभी लाइट गोल करता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि धारा विद्युत वो है जिसमें कंटिन्यूअस धारा प्रवाहित होता है, लगातार धारा का प्रवाही धारा विद्युत कहलाता है। अब सुनिए, अब आप बोलोगे सर आप तो पूरा कंसेप्ट बिगाड़ दिए, हमारा तो पूरा कंसेप्ट ही नहीं पड़ गया। कैसे नहीं पड़ जाएगा भाई, बता रहा हूं, मैंने पहले ही कहा कि फिजिक्स और मैथ्स को हम लोग लेटेस्ट कंसीडर से स्टार्ट करते हैं। माना कि ये था, मानना कि फलाना था, एंड देन उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यार चूंकि हमको पढ़ना है तो हम इसको क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये किसके अंदर है, धारा विद्युत के अंदर है। लेकिन फिजिक्स का बेस्ट आंसर ये है, अगर इसमें इस बैटरी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं दिया है कि बैटरी चार्जेबल है, रिन्यूएबल है, नॉट रिन्यूएबल है, अगर कुछ नहीं दिया है तो आप सीधा बोलोगे इसका आंसर ये होगा कि कुछ समय के लिए, क्या कुछ समय के लिए ये निकाय धारा विद्युत को प्रदर्शित करेगा। परंतु अगर अधिक समय अंतराल की मैं बात करूं तो ये किसमें आ जाएगा, स्थिर विद्युत में। गॉट इट? ठीक है, चलो तो ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। यही बताना चाह रहा था तालाब और नदी का उदाहरण दे करके। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत है, आप बुक्स में देखेंगे इसको धारा विद्युत के समय इस एग्जांपल को दिया जाएगा कि एक बल्ब ग्लो कर रहा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं इसके पीछे के बेसिक आंसर को, जो एक्यूरेट आंसर है वो मैं आपको बताना चाहूं। आगे बढ़ते हैं, चलो बातें हुई, चूंकि अब हम लोग स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं यार, ठीक है। आते हैं सबसे पहले
स्थिर विद्युत के बाद आते हैं आवेश। क्या बोल रहा हूं मैं? आवेश। सब आप लोग जानते होंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? सब बोलेंगे सर आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, लेकिन यार सुन लो, चलो मैं बोल रहा हूं आवेश तीन प्रकार के होते हैं। देखिएगा, मैं बाकी टीचर अगर आपको बताए दो प्रकार के आवेश होते हैं तो ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे भी सुन लो कि आवेश तीन प्रकार के क्यों होते हैं। ठीक है, चलो मेरे अकॉर्डिंग आवेश कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। लेट्स सी हाउ। पहला होता है बेटा धनावेश। पहला होता है धनावेश, जिसको हम लोग प्रोटॉन P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? P प्लस से। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इसको N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आप हमको क्या कर दिए, मामू बना दिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश तो सुने थे, न्यूट्रॉन मतलब इसमें कोई आवेश नहीं है, फिर आप कैसे पढ़ा रहे हो कि न्यूट्रॉन आवेश है? चलो बताता हूं मैं, इसका भी आंसर मैं देता हूं। ओके, चलो ये एक वस्तु था, ध्यान से देखिएगा, ये क्या था? एक वस्तु था बेटा। अगर इसमें तीन धन आवेश हैं, कितने धन आवेश हैं? तीन धन आवेश हैं। ये दोनों आवेश हैं, चलो समझ आ गया। सर ये न्यूट्रॉन को आप आवेश बोल रहे हो, समझ नहीं आया? अभी देखो मैं बता रहा हूं आपको। इसमें तीन धन आवेश हैं। अब मैं क्या करता हूं, एक्सटर्नल सोर्स से या इस इलेक्ट्रॉन निकालूं या इसको इलेक्ट्रॉन दूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन ला करके पुट अप करता हूं। तीन इलेक्ट्रॉन लाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्यों? हाँ, तो वही तो हम भी बोलते सर कि न्यूट्रल आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन आवेश नहीं होता। तो सुनो ना भाई, अभी देखो, आप इसके पास में गए, कोई बॉडी न्यूट्रल कब होगा? जब उसमें समान रूप से मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण में, और परिमाण में समान आवेश, परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? न्यूट्रल बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। कैसे? लेट्स सी, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मैथ्स क्या बोलता है कि +3 और -3 इक्वल टू 0, +1 -1 इक्वल टू 0। तो अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड करूं तो क्या मिलेगा यार? न्यूट्रॉन, जिसमें कोई आवेश नहीं होता। अर्थात अगर मैं न्यूट्रॉन के पास्ट में गया, अगर मैं न्यूट्रॉन के पास्ट में गया तो क्या था? न्यूट्रॉन, न्यूट्रल बॉडी भी अपने आप में या तो इलेक्ट्रॉन रहा होगा या तो प्रोटॉन रहा होगा। बात इस पर निर्भर करता है कि उसमें धन आवेश था कि ऋण आवेश था। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब बेसिकली हम इन दोनों को आवेश मानते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। बट सुन लो यार, अगर न्यूट्रॉन को इग्नोर कर दोगे तो परमाणु संरचना कहां गया? हाँ, क्लास 11th में जब आप परमाणु संरचना पढ़े तो परमाणु संरचना के केंद्र पे न्यूट्रॉन भी था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर के परमाणु बनाए। अगर हम न्यूट्रॉन को गायब कर देंगे तो हमारा परमाणु संरचना ही क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। सो याद रखिएगा, एक बेहतरीन इसका एक उदाहरण देता हूं भौतिक जीवन से। अगर मैंने कहा कि फलाना मर गया तो मरता कौन था? जो पहले जिंदा था। इज इट क्लियर? मैंने कहा आज ये न्यूट्रॉन है तो कल क्या रहा होगा? मे बी प्रोटॉन और मे बी इलेक्ट्रॉन। या तो ये इलेक्ट्रॉन रहा होगा और या तो प्रोटॉन रहा होगा, परंतु अभी क्या है? अभी ये क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है, फंडा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। आवेश से थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब आवेश तीन प्रकार के हो गए, समझ आ गया सर? ठीक है, आवेश की इकाई, आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, या तो Q, स्मॉल q या तो कैपिटल Q, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता अल्फाबेट क्या है यार। कंसेप्ट ये है कि इसको आवेश बोलते हैं और इसका इकाई होता है बेटा कूलाम। ठीक है, इसका इकाई क्या होगा? कूलम बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। देख लो, जो भी आपको बोलना है, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहते हो, कूलम। जैसे मैंने कहा कि 3 कूलम आवेश, 3 कूलम का आवेश है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब आते हैं कि ये आवेश कैसे होते हैं। ये आवेश इरेज कर दे इसको हम। ठीक है, आप पॉज करके नोट्स अपने मन से बना सकते हैं जो मैं बोलता हूं स्टेटमेंट। ठीक है, कोशिश करूंगा कि थोड़ा धीरे बोलूं और आपको समझ आए। आगे बढ़ते हैं। ये आवेश खत्म हुआ, इसके बाद हम आते हैं कि किसी वस्तु को हम लोग किस किस तरीके से आवेश दे सकते हैं। किसी वस्तु को अगर आप उसमें आवेश लाना है या ना लाना है, किस तरीके से आप आवेश को दे सकते हो। पहली बात, आवेशीकरण। आवेशीकरण की प्रक्रिया, आवेशीकरण की प्रक्रिया, आवेशीकरण की प्रक्रिया। अब इसमें हम दो तरीके से आवेशित करते हैं। पहला है संपर्क, संपर्क विधि। ये केमिस्ट्री के संपर्क विधि के बारे में नहीं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि संपर्क कैसा। सपोज आपके पास एक चालक है, सपोज आपके पास एक चालक है, ठीक है,
इसमें टोटल कितने आवेश हैं, मान लो इसमें क्यू आवेश है, कितना आवेश है, क्यू आवेश है, ठीक है। एक दूसरा चालक ए और ये चालक बी था, ठीक है। दोनों के आकृति, दोनों का स्वरूप, दोनों का भौतिक और रासायनिक जो भी गुण है सारे आपस में समान है। कंडीशन एप्लीकेबल ना, मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों चालक समान है बट एक आवेशित है, इसमें क्यू आवेश और इसमें कोई आवेश नहीं है। तो मैं उठाया इसको, उठा करके यूं ला करके इसके बाजू में रख दिया, टच किया, मैंने क्या किया, उसको इसके संपर्क में लाया। क्या कर दिया मैंने, इसके संपर्क में लाया। जैसे ही मैं संपर्क में लाता हूं बेटा, जैसे कि इसके पहले एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि आवेश आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर वितरित हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्यू था, कुछ समय पश्चात इन दोनों को अगर हम देखें तो दोनों में क्या हो जाएगा, Q/2 दोनों आवेश आपस में बढ़ गए। अगर इसके पास 6 कूलाम था तो अब वो क्या हो गया, 3 कूलाम और 3 कूलाम। लेकिन पूरे निकाय का आवेश क्या है, पूरे निकाय का आवेश अगर हम देखें तो वो संरक्षित है। क्या है, वो संरक्षित है। कैसे संरक्षित है, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो Q/2 प्लस Q/2 क्या मिल गया मेरे को, फिर से बोलो, Q मिल गया, आगे समझ, ठीक है। अरे भाई Q प्लस Q डिवाइड बाई 2 बोलने से 2Q/Q, सॉरी माय मिस्टेक, 2 कैंसिल, व्हाट वी हैव, हमारे पास बच गया Q। इन दोनों को जोड़ो, क्या मिल जाएगा, फिर से 6 कूलम। तो इसको हम लोग बोलते हैं संपर्क के द्वारा किसी वस्तु में क्या कर देना, आवेशित, किसी वस्तु को आवेशित करना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग आवेशीकरण। ये पहला मेथड था। दूसरा, इरेज कर दें हम इसको, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा होता है प्रेरण। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रेरण। स्थिर विद्युत, अरे यार राइटिंग ध्यान दीजिएगा, स्थिर विद्युत प्रेरण, ओके। सी, अब ये स्थिर विद्युत प्रेरण क्या है, सुनिएगा। ये एक अनावेशित चालक था, सुनिएगा मेरी बात, ये क्या था, ये एक अनावेशित चालक था, ठीक है, और ये एक आवेशित चालक है, ठीक है, जो एक समान रूप से धन आवेश से क्या है, आवेशित है, जो एक समान रूप से धन आवेश से आवेशित है। अब सुनिएगा, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, मैं फिर से भौतिक जीवन के एक उदाहरण पर आ रहा हूं। जब आप किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं, है ना, किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं, अगर हम गर्ल्स की बात करें तो कैटरीना कैफ को देख करके गर्ल्स क्या करती है कि हम क्या करते हैं, सर हम भी अपना गेटअप ऐसा बनाते हैं, हम सोचते हैं कि हम भी कैटरीना कैफ के समान दिखे। ऋतिक रोशन की बात करें तो मैं तैयार हो जाता हूं कि मैं भी ऋतिक रोशन की गेटअप में आ जाऊं। हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, फॉलो। लेकिन ओरिजिनल एक ही कैटरीना है, ओरिजिनल एक ही ऋतिक रोशन है, और आप सब क्या हो, प्रॉक्सी हो, सब क्या हो आप लोग, उसके डुप्लीकेट्स ना। बात समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी एग्जांपल क्यों दिया मैंने आपको, मैं बता रहा हूं। आप अपना मार्कशीट जब जेरोक्स करने जाते हो, आपका ओरिजिनल एक ही मार्कशीट देगा गवर्नमेंट, दो नहीं देगा, बाकी आप जेरोक्स करते हैं। सिमिलरली स्थिर विद्युत प्रेरण में ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक आवेशित चालक को, सुनिएगा पहले मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, जब एक आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है तो उसके निकट सतह पर, अगर इसमें धन है तो उसके निकट सतह पर ऋण आवेश, विपरीत आवेश, और बाह्य सतह पर समान आवेश क्या हो जाते हैं, समान आवेश क्या हो जाते हैं, उत्पन्न नहीं होते, क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। याद रखिएगा, उत्पन्न होना और प्रेरण दोनों वर्ड में, दोनों शब्दों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। बात समझ आया कैसे, अब देखिएगा डेफिनेशन फिर से मैं बोल रहा हूं। जब एक आवेशित चालक को किसी अन्य चालक के समीप, जो अनावेशित था, के करीब लाते हैं तो उसके निकटवर्ती तल पर क्या हो जाएगा, विपरीत और बाह्यवर्ती तल पर समान आवेश प्रेरित होना ही प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाता है। आया समझ, ठीक है। अब क्या हुआ, जिस प्रकार मैं ऋतिक रोशन को देख करके मैं सोचा कि यार मैं भी ऋतिक बन जाता हूं, इस आवेशित चालक को देखकर ये क्या बोला कि मैं भी क्या बन जाता हूं, इसके समान अपने आप को आवेशित करता हूं। लेकिन ये इस भ्रम में था कि मैं कभी भी जिंदगी में ऋतिक रोशन नहीं बन सकता। मेरा आइडेंटिटी दीपक सर है, उसका ऋतिक रोशन है। क्यों, ये अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। वाई, बिकॉज इसके पास 4 ऋणात्मक आवेश और धन कितना, धन 4 धन आवेश पैदा हो गए। विद्युतीय रूप से ये उदासीन रहेगा, विद्युतीय रूप से क्या रहेगा, ये उदासीन। अर्थात किसी निकाय का संपूर्ण आवेश क्या है, संरक्षित है। किसी निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार स्थिर विद्युत में क्या होगा, ये अभी भी
ये जो था ये प्रेरित आवेश था। और प्रेरणा हम लोग लेक्चर जब भी सुनते हैं मोटिवेशनल बोलते हैं आज तो हम फाड़ देंगे, आग लगा देंगे दुनिया में, जैसे ही बाहर निकलते हैं थोड़ी देर बाद अरे यार फिर से वही जिंदगी, है ना। ऐसा होता है कई बार, हमारे साथ भी हुआ, आप लोग के साथ भी होता होगा। सो ये बात था माइनस प्लस और प्लस 4 इक्वल टू 0, अर्थात ये उदासीन है, विद्युतीय रूप से उदासीन है। भले ही इसमें आवेश प्रेरित हुए, आवेश क्या हुए, प्रेरित हुए, परंतु ये क्या है, विद्युतीय रूप से उदासीन है। फंडा क्लियर है। तो ये था बेटा दो तरीके से आवेशीकरण की टेक्निक। आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे आते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। मोस्ट टाइप टॉपिक है, याद रखिएगा, यहीं से आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्या है ये, क्वांटीकरण। इसको हम लोग यही से बोलते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्जेस। अर्थात सुनिएगा, आवेशों का क्वांटीकरण क्या बोलना चाहता है, हर एक चीज क्वांटाइज्ड है, हर एक चीजें क्वांटाइज्ड है, पूरी दुनिया में हर एक चीज क्वांटाइज्ड है। जब आप किसी एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो ओबीसी, एससी एसटी, जनरल सबका क्वांटाइज्ड वैल्यू होता है। जब आप स्कूल में बैठते हैं गर्ल्स रो एक साइड, बॉयज रो एक साइड, सब सारी क्वांटाइज्ड प्लेस है, क्वांटीकृत प्लेसेस हैं। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाते हैं, फिर से आते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री में जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये हमारा नाभिक है और नाभिक के चारों ओर अगर हम क्वांटम नंबर को पढ़ें तो एन एल एम, और एन में कितना होता है 2, इसमें कितना होता है 8, इसमें कितना होता है 18। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण है, ठीक है। ये अपना प्लेस एक्सचेंज नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलना चाह रहा हूं, ये क्वांटीकृत है, ये वैल्यू क्या है, क्वांटीकृत है, ये जो मान है क्वांटीकृत है। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मैं इसका डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि आवेशों का क्वांटीकरण हमें यह बतलाता है कि किसी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित है। अर्थात आप आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। इज इट क्लियर? केवल आप किसी माध्यम के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हो, उसको स्थानांतरित कर सकते हो। ठीक है, चलो ये बात समझ आ गया सर आपने जो बोला। ओके सी, अगर ये एक वस्तु है यार, ये क्या है, वस्तु है, ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू संरक्षित है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है जो संरक्षित है। चाहे आप अमेरिका जाओ, जापान जाओ, फ्रांस जाओ, चाइना में जाओ, हर जगह पे जाओगे इलेक्ट्रॉन का यही वैल्यू मिलेगा आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी, अब मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर आवेश इतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है और प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर किसी वस्तु के अंदर उपस्थित आवेश को आपको बताना है, किसी वस्तु के अंदर अगर ये वस्तु है इसके अंदर के आवेश को बताना है तो वो क्या होगा, हमेशा उसके पूर्णांक के इस पर उपस्थित कुल आवेशों के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। किसी निकाय के अंदर उपस्थित आवेश उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ये डेफिनेशन है, किसी निकाय में उपस्थित आवेश उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज में होता है। पूर्ण गुणज मतलब पूर्णांक संख्या के गुणज में, एन ई। अब ये ई प्रोटॉन भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें ऋण आवेश भी हो सकते हैं और धन आवेश भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि बेटा क्यों कौन सा आवेश है। हो सकता है मैं काउंट कर लूं, सपोज मेरी बात सुनना, ठीक है, इसमें कितने आवेश है, 1 2 3 और 4। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं क्यू का वैल्यू। अगर आपको निकालना है कि इसमें कितने आवेश है, कितने दिख रहे हैं आपको, 4, ऋण 4 गुणित इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप कैलकुलेट कर लो यार, ठीक है, ये पार्ट मैं नहीं करूंगा, ये आपका काम है। मैं इतना करके दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आप किसी वस्तु के अंदर उपस्थित आवेशों की गणना कर सकते हैं। यहां तक आया समझ आपको? आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लियर है ना, क्वांटीकरण क्या होता है, आवेशों को ना तो हम उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी वस्तु में उपस्थित आवेश उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज में होता है। पूर्ण गुणज क्या है, आपको मैं भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का परमाणु संरचना बताया, तो उसमें आप कभी भी जो आवेश होते हैं उनको दशमलव के रूप में नहीं देखते होंगे, करणी के रूप में नहीं देखते होंगे। हमेशा आवेश कैसे रहेंगे, पूर्णांक संख्याओं के रूप में। जहां एन हमारा क्या है मालूम है, पूर्णांक संख्याएं। क्या है ये, पूर्णांक संख्या। लेकिन n डज नॉट इक्वल टू, ये कभी भी नहीं होगा 1.3। पूर्णांक संख्या बोलने से 1 2 3 4 16 8 32 एंड सो ऑन, बट एक कभी ऐसा नहीं होगा। 1.5 √2 नेवर।
ठीक है, कभी भी n इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि आवेश हमेशा पूर्णांक संख्याओं के रूप में होते हैं। आप कभी केमिस्ट्री पढ़े होगे, तो जब आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, साइमल्टेनियस एक प्रक्रिया है ये। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो एक साथ होने वाली भी क्रियाएं हैं। जब किसी वस्तु को आप आवेशित करते हो तो उसमें धनावेश बनता है और उसी समय उसमें ऋण आवेश भी आता है। ये समझ आ गया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। ये था आपके आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, क्या है आपके आवेशों का क्वांटीकरण। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़े, ये आप सब नोट्स में उतारिएगा। ठीक है,